नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात देश में रोजगार के हाल की। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करने जा रही है और इस दौरान देश से किया विकास का उनका वादा दांव पर है। हाल में आई सरकारी रिपोर्ट से ये जाहिर हुआ है कि देश में नौकरियों की संख्या यानी जॉब ग्रोथ 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 9 मई को लोकसभा में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2015 में सिर्फ 1,35,000 नई नौकरियां ही पैदा हो सकीं, जो 2014 की तुलना में 67% कम है। यही नहीं, अप्रैल महीने में आई एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने तो और भी भयानक तस्वीर पेश की, जिसके मुताबिक आने वाले 35 सालों में भारत को गंभीर रोजगार संकट से गुजरना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उदारीकरण के दौर से अब तक 22 साल में महज 14 करोड़ लोगों को ही देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार हासिल हो सका है, जबकि 16 करोड़ लोग बेरोजगार रह गए। मगर चिंता की बात यह है कि 2050 तक 28 करोड़ और लोग जॉब मार्केट में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि साल 2050 तक भारत में नौकरी चाहने वालों की संख्या 1 बिलियन यानी तकरीबन 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में हर साल 1 करोड़ 20 लाख नए लोग रोजगार मांगने वालों की कतार में जुड़ रहे हैं। इस साल के बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा जा चुका है कि हर साल रोजगार की कतार में जुड़ने वाले इन लाखों भारतीयों के लिए रोजगार पैदा करना अगले दशक की सबसे बड़ी चिंता है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच सवाल है कि रोजगार के इस निराशाजनक माहौल के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं? सुधार के लिए क्या किए जाने की जरूरत है और क्या ये रोजगार के वादे के साथ आई एनडीए सरकार की विफलता मानी जाएगी? क्या रोजगार देने की नाकामी की महंगी सियासी कीमत चुकाने के लिए तैयार है सरकार? इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता, राज्यसभा में बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव। हमारे साथ हैं सुष्मिता देव, आप लोकसभा में कांग्रेस की सांसद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई विशेषज्ञ भी हैं। हमारे साथ हैं एम.के. वेणु, आप बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, आप द वायर में फाउंडिंग एडिटर हैं, हिंदू में भी आप एडिटर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं विदिशा गांगुली, आप अर्थशास्त्री हैं, सीआईआई से जुड़ी हुई हैं और आप बैंकिंग, फाइनेंस और राजकोषीय नीतियों की जानकार हैं। और हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान हैं संतोष मेहरोत्रा, आप जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इसके अलावा आपकी पहचान ये भी है कि आप 2013 में शायद पहली बार जॉबलेस ग्रोथ की एक परिभाषा लेकर सामने आए थे, जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई। इसके अलावा मैं यहाँ पर छात्र छात्राओं और युवाओं का भी स्वागत करना चाहूँगी। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा में आप लोग खुलकर शरीक होंगे और अपने सवाल पूछेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हर गांव, गली, मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। भारतीय जनता पार्टी को नौजवानों ने भरपूर समर्थन दिया, इस उम्मीद में कि वो सत्ता में आई तो रोजगार का उनका सपना पूरा होगा। बीजेपी का तब वादा था कि उसकी सरकार नौकरियां पैदा करने और उद्यम के अवसर बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देगी। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। रोजगार के पारंपरिक स्रोत, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। बुनियादी ढांचा और आवास के क्षेत्र में अवसर पैदा किए जाएंगे। नौजवानों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों को करियर सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। अब नरेंद्र मोदी सरकार अपना 2 साल पूरा करने जा रही है, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर तस्वीर धुंधली है। संसद के बीते सत्र में पेश लेबर ब्यूरो की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 8 सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में 2015 में पैदा नौकरियों की संख्या 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कपड़ा, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, जेवरात, परिवहन, सूचना तकनीक
और हथकरघा क्षेत्रों में पिछले साल सिर्फ 1,35,000 नौकरियां ही पैदा हुईं। 2014 की तुलना में ये 67% कम है, जब 4,21,000 नौकरियां उत्पन्न हुई थीं। जिस देश में हर साल 1,20,00,000 नए लोग रोजगार मांगने वालों की कतार में जुड़ रहे हों, वहां के लिए ये चिंताजनक खबर है। यूएनडीपी की हालिया एशिया पैसिफिक मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक 28 करोड़ और लोग भारत के जॉब मार्केट में प्रवेश करेंगे। इन हालात के मद्देनजर कई अहम सवाल उठे हैं। यूपीए के शासनकाल में उच्च आर्थिक वृद्धि दर तो हासिल हुई, लेकिन उसी अनुपात में रोजगार पैदा नहीं हुए। इसीलिए उसे जॉबलेस ग्रोथ का दौर कहा गया। इसके बावजूद एनडीए सरकार ने आर्थिक विकास की जीडीपी केंद्रित रणनीति में बदलाव क्यों नहीं किया? सरकार ने रोजगार दर गिरने का दोष अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर मढ़ा, लेकिन जब ये हालात सुधरते नहीं दिखते तो सरकार के पास वैकल्पिक रणनीति क्या है? जब कंपनियां मशीनीकरण और ऑटोमेशन का अधिक से अधिक उपयोग कर रही हैं, तब सरकार किस भरोसे रोजगार बढ़ने की आशा कर रही है? रोजगार न बढ़ने का कारण प्राइवेट निवेश का न बढ़ना है। इसकी प्रमुख वजह निर्यात में गिरावट है। साथ ही घरेलू बाजार में मांग न बढ़ना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बड़ी कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी हैं, फिर नए निवेश में ऑटोमेशन पर जोर होता है और इसके मद्देनजर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने की आज कितनी उम्मीद है? हाल सुधारने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहल की है। इन्हें सही दिशा में उठाया गया कदम भी बताया गया, लेकिन इनकी प्रगति संतोषजनक है? क्या मेक इन इंडिया श्रम केंद्रित गैर कृषि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक बना है, जिसके बिना आम नौजवानों की नौकरी पाने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकती? भूपेंद्र जी, एनडीए सरकार जब सत्ता में आई तो युवाओं की ताकत का बहुत गुणगान किया गया और ये कहा गया कि युवा हमारे ताकत हैं और युवाओं के लिए हम तमाम जो सपने हैं वो पूरा करेंगे। उनका एक बड़ा सपना ये था कि उनको रोजगार मिले, लेकिन आज की हकीकत ये है और आपकी सरकार खुद जो लेबर ब्यूरो के आंकड़े बताती है उसके मुताबिक पिछले साल का अगर आंकड़ा देखें तो जो जेवरात के क्षेत्र में 19,000 लोगों ने नौकरियां गंवा दी, हथकरघा और पावरलूम के सेक्टर में 11,000 लोगों ने नौकरियां गंवा दी, चमड़ा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8,000 नौकरियां चली गईं और कुछ नौकरियां पैदा हुई जो सूचना तकनीकी, बीपीओ और इस तरह के क्षेत्रों में या कपड़ा क्षेत्र में नौकरियां पैदा हुई। क्या सरकार रियलिटी चेक कर रही है कि क्यों ये निराशाजनक स्थिति है रोजगार के क्षेत्र में? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसी निराशाजनक परिस्थिति आपने प्रस्तुत करी है वैसी निराशाजनक परिस्थिति नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जिस सारे आंकड़ों को कर रहे हैं वो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार है उसके संबंध में आप अपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर रही हैं। और मैं विनम्रता से ये भी कहना चाहूँगा कि आपने आंकड़ों का भी एक पक्षीय अध्ययन करा है। हमारी सरकार ने आने के बाद 4 क्षेत्रों में, विशेष रूप से जब हम मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लेके आए तो हमने पिछली सरकारों से भिन्न 4 क्षेत्रों को हमने काम करना प्रारंभ किया। पहला, जब हम मेक इन इंडिया लाए तो हम सरकार के काम करने की एक नई कार्यविधि, और ये मैं इसलिए कहना चाहूँगा नई कार्यविधि कि हमने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और कारोबारी माहौल के लिए ईज ऑफ डूइंग के काम को सबसे पहले आगे बढ़ाया। और इसको करते समय देखिए, जो वैश्विक संकट है उस वैश्विक संकट में इस समय जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो खतरा बना है, हमने उसके आइटम्स को कम करके केवल 3 करा है। दूसरी बात, हमने नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करा है और उद्योगों के लिए जो बुनियादी ढांचे के लिए जो सुविधाएं चाहिए, आज जल क्षेत्र का उपयोग करने के लिए चाहे सरकार नेशनल वाटरवेज लाई हो, राजमार्गों के लिए सरकार नई योजना लाई हो, उनको बहुत तेजी से नीचे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तीसरा, इस देश में रोजगार को अगर बढ़ाना होगा, आप सुन लीजिए, आप मैं मेरे 2 विषय और पूरे करने दीजिए। इस क्षेत्र इस देश में अगर रोजगार के क्षेत्र को बढ़ाना होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिक्लाइन तो 10 साल में यूपीए में सबसे ज़्यादा रहा, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नए ऑप्शंस को खोलना होगा। और मेक इन इंडिया में हमने 29 नए सेक्टर को खोला है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे रोजगार आप एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र दोनों के रोजगारों की तुलना करेंगे तो देश में एक नया माहौल बना है।
मैं एक पक्षीय पहलू को देख रही हूँ, दूसरा पक्ष नहीं देख रही हूँ। और जो दूसरा आपने पक्ष बताया उसमें अंतर्राष्ट्रीय संकट बताया, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आपकी नीतियों की बात की, बुनियादी ढांचे के विकास की बात की और निवेश को आसान बनाने की बात की। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े आए हैं अभी, वो आपको पता ही है अभी भी आप तुरंत देखिएगा। आपको एक बात, एक विषय में आपको कहना चाहूंगा, एक तो आप अपने आप को एक पक्षीय मत मानिए, दूसरा मैं कह रहा हूं आपने एक पक्ष का अध्ययन करके रखा है। मैंने आपके सामने दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया है। दोनों की तुलनात्मक स्थिति में देश की स्थिति बेहतर हो रही है। आप कह रहे हैं देश की स्थिति बेहतर है, लेकिन तमाम जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं देश के सामने, वो क्या वो तमाम आर्थिक आंकड़े सिर्फ एक पक्षीय आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं? इस पर हम अपने तमाम मेहमानों से और जानकारों से बात करेंगे। सुष्मिता, ये जो एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है भूपेंद्र यादव जी ने, क्या आप उससे सहमत हैं? भूपेंद्र यादव जी बहुत सीनियर है और मेरे से ज़्यादा तजुर्बा उनको है, पर मैं ये कहूँगी कि ये सरकार जो अभी सत्ता में है, इसके कुछ स्लोगन्स थे, उसमें से एक थी कि हम कम से कम 2 करोड़ नौकरी साल में युवा को देंगे। और इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था कि भारतवर्ष वो देश है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 65% कम्स बिटवीन दैट एज कैटेगरी, और मैं साल में 2 करोड़ नौकरी बेरोजगारों को दूंगा। हालांकि अभी तो 1 करोड़ 20 लाख की जरूरत है, अगर 2 करोड़ दे देते तो पता नहीं तस्वीर कुछ और होती। ये मतलब चुनावी जुमला था। हाँ। इसलिए आज मेरे हिसाब से कि इस सरकार को इस विषय पे चिंता करनी चाहिए कि क्यों ये नहीं संभव हो पाया है। ये कोई विपक्ष दल नहीं कह रही, ये एक लेबर ब्यूरो की जो स्टैटिस्टिक्स है वो है। तो ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। उनकी शायद आकांक्षा थी कि मेक इन इंडिया के रूट से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, पर वो हुआ नहीं है। वो हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो ये सरकार फेस करती है कि आज ये भी स्टैटिस्टिक्स सामने आई है महंगाई की। टुडे द रिटेल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गॉन अप। सो सवाल ये उठता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और नौकरी कम होती जा रही है। और भूपेंद्र यादव जी को ये अच्छा मालूम है कि सबसे ज्यादा आवाज इसके बारे में उठा रही है BMS, जो इनकी ही एक संस्था है। हाँ। सो सरकार ने जो किया वो तो ठीक है, अनाउंसमेंट किए, बिग टिकट प्लान्स जो इनके हैं, बट लेकिन ये भी सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पुरानी विरासत है उसको हमें कैरी करना पड़ रहा है। ये भी एक पहलू है उसका, जिसकी तरफ इशारा किया भूपेंद्र यादव ने। एक चीज कहना चाहती हूँ। देखिए, देश ने NDA को मौका दिया, बल्कि मैं कहूँगी भाजपा को मौका दिया। अब 2.5 साल निकल गए हैं विरासत करते। मैं आशा करती हूँ कि और 2.5 साल ना निकल जाए इसमें। मोदी सरकार का सबसे बड़ा जो प्लैंक था, जो उन्होंने अपने भाषण में कहते थे कि मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, तो उन 60 महीनों का अभी हम हाफ वे पॉइंट में पहुंच गए हैं। और कांग्रेस की आलोचना और निंदा करके आप देश नहीं चला सकते। आपको देश का युवा पूछेगा जो आपने कहा था आपने क्या किया। जी विदिशा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इंडस्ट्री से हैं। भूपेंद्र जी ने कहा कि तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि हमने बिजनेस को आसान बनाया है, हमने बुनियादी ढांचे में पैसा लगाया है, हमने और भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, मगर ये कोशिशें सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक विश्व में जो आर्थिक मंदी चल रही है उसका भी असर हो रहा है। तो इसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। और जो प्रॉमिस किए थे कि 1 साल में हो जाएगा, वो नहीं भी हो सकता है। तो 2 चीज़ हम लोग इकोनॉमिस्ट होके 2 चीज़ देखते हैं। एक होता है सिक्लिकल फैक्टर्स कि कैसा दुनिया में कैसा चल रहा है बिजनेस, वो तो डाउन है। और दूसरा ये भी है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में काफ़ी सारे कमी हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसलिए हमारे बिजनेसेस जल्दी से एक्सपैंड नहीं करते हैं।
क्योंकि इतने सारे बॉटलनेक्स है ना कि कोई भी एक्सपेंशन के लिए परमिशन लेना पड़ता है कोई, इसीलिए ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहा है। लेकिन विदिशा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगर पुराने कुछ आंकड़े देखें तो इस बार 2015 में सिर्फ 1,35,000 नौकरियां पैदा हुई, लेकिन 2011, 12, 13 के आंकड़े अगर मैं आपको सुनाऊं तो 11 में 9,29,000, 12 में 3,21,000 और 13 में 4,19,000 नौकरियां पैदा हुई ना। इसी सिचुएशन में जहां पे आप कह रही हैं कि बिजनेस करने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलता है, हमारे यहाँ अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, उसी में अगर 9 लाख 10 लाख नौकरियां पैदा हो रही हैं तो फिर अब क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, इसीलिए कि तब वो सिक्लिकल फैक्टर्स जो थे वो पॉजिटिव थे कि दुनिया में 2008 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, उसके बावजूद आप ये कह रही हैं? हाँ, तो उसके बाद तो डाउनटर्न हुआ, फिर अच्छा ग्रोथ हुआ, फिर अभी डाउनटर्न फिर आ रहा है। दुनिया के सभी जगह आप देखिए कहीं भी ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है। तो ये अभी हुआ है लास्ट 1 साल में। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो डेटा आप देख रहे हैं जो लेबर ब्यूरो का, ये बहुत ही छोटा सैंपल पे बेस्ड है। 2000 फैक्ट्रियों वो क्विक सर्वे करके, बहुत अच्छा डेटा है, चाहिए ऐसा करना। लेकिन पर ये सरकार ने तैयार किया है, ये कोई किसी प्राइवेट एजेंसी ने नहीं तैयार किया है, और सरकार ने किया और ये सिर्फ इसी की डेटा की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये जो अभी हाल में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आई है, वो भी कोई अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रही है। मैं वो भी अच्छी तस्वीर पेश देख रही थी, ये जो प्राइवेट एजेंसीज है काफ़ी सर्वेज करते थे। तो naukri.com करके एक साइट है, उनके रिपोर्ट में ये है कि 22% इंक्रीज हुआ है इस मार्च में जॉब्स का। और सेक्टर्स जो हुआ है जिसमें जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ऑटो, फार्मास्यूटिकल, इसमें काफ़ी जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है हमारे देश में ये डेटा कलेक्ट करना। और एक ये NSS है जो करते हैं, लेकिन बहुत पुराना डेटा है उनका, और ये एक रिकमेंडेशन होना चाहिए कि और ज़्यादा हर साल। वेनु, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करने की नाकामी मान के हम छोड़ लें कि देश में जो आर्थिक विकास का एक दूसरा पहलू है वो इतना निराशाजनक नहीं है, सिर्फ इस आधार पर इसको छोड़ दिया जाए? देखिए, मैं 2 बातें बोलूँगा। एक तो जो लेबर ब्यूरो का जो स्टेटिस्टिक है, जो आपने अभी आंकड़ा बताया, इसमें मुझे भी ये ताज्जुब हुआ कि 2011 में 8.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुई। ये ऑर्गेनाइज्ड जो 8 सेक्टर, जो इसको हम प्रॉक्सी ले सकते हैं संगठित जो सेक्टर का। और उसके बाद जो 2013 में जिसको बहुत ही खराब साल माना जाता है, जिसमें जॉबलेस ग्रोथ जिसमें कहा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति को गड्ढे में उतार दिया, तब भी 4,20,000 है। तो उसके बाद अभी 1,35,000 2015 में, ये मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो ग्लोबल जो मंदी की जो स्थिति थी वो और भी डीपन हुई है। हालांकि बीजेपी ये कभी मानती नहीं थी। बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने कहा कि भाई बॉटम आउट हो गया है और हम अपने अर्थव्यवस्था को रिकवर करवा लेंगे, ग्लोबली जो भी हो रहा हो, चाइना में जो भी हो रहा हो। तो मगर चाइना की वजह से जो ओवर कैपेसिटी, चाइना की जो मंदी है, उसकी वजह से हमें और भी इम्पैक्ट हुआ है। इसमें टाइम लगेगा। एक और बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आज NASSCOM जो IT सेक्टर जिसका एक्सपोर्ट्स अभी भी बरकरार है, NASSCOM का मैंने एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने क्या बोला है, $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए 6-7 साल पहले वो करीब 36,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करते थे। वही $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए आज की तारीख में वो 16,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करते हैं। अब ये सोचिए, ऑटोमेशन है, डेटा मशीन यूज़ करते हैं, और पूरा 50% इंजीनियर्स का जो एम्प्लॉयमेंट की गिरावट है, वही $1 बिलियन प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, वो तो एक ग्लोबल ट्रेंड है ही वेनु। नहीं, वो हमें भाई वो दिख रहा है ना। साउथ में आप जाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका बहुत विकसित स्टेट्स है हमारी। इंडिया एक स्टेट नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ बताएंगे लोग क्यों ऑटोमेशन की वजह से आज की तारीख में एक 5 मिलियन टन स्टील प्लांट अगर आप लगाएं। सुष्मिता जी के पिताजी किसी ज़माने में स्टील मिनिस्टर थे। सेल जब चलता था 15 साल पहले, तो 20,000-25,000 लोग होते थे 5 मिलियन टन स्टील प्लांट में। आज की तारीख में आप 5,000 से 5 मिलियन टन स्टील प्लांट चला सकते हैं। एक पावर प्लांट आप चलता है, सिर्फ 200-300 लोग चलाते हैं। इतनी ऑटोमेशन हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर लो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ले आओ। इससे ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट जो हमें जो
हमारे लेबर Job मार्केट growth में बढ़ेगा। एंटर कर रहे हैं वो उनको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो एक दूसरा स्ट्रैटेजी हमें करना पड़ेगा, जिसकी बात ये सरकार ने करी थी। अरुण शौरी जी थे जिन्होंने इसका पूरा एक वो बना के दिया था रिसर्च। वो क्या सुधार की क्या तरीके होंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक सरकार को ये पकड़ में बात ये आई नहीं कि किस तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह करें। मैं भूपेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि ये संगठित का ये आंकड़ा है, जो असंगठित है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शायद अच्छा हो रहा हो। लेकिन नहीं, मैं आपको बात बताऊं, ये कभी नहीं हुआ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गिर रहा हो और असंगठित बढ़ रहा हो। ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइज बढ़ रहा हो, असंगठित भी साथ बढ़े। लेकिन हम लोग जो रोजगार में हैं भूपेंद्र जी, हम बता सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो 93% पॉपुलेशन इस समय है उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए कोई मेहरोत्रा जी बताएंगे आपको जी, कि ये उसके लिए संगठित और कोई असंगठित में रिलेशनशिप क्या है, ये आपको अच्छी तरह बताएंगे। मैं विनोद जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि इस बार जब सरकार बजट में एक विषय लेकर के आई कि जिस प्रकार से मॉल्स जो हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे, उसी तरीके से जो भी छोटे दुकानदार हैं उनको भी एक जो उनकी पर बाध्यता थी कि वो एक हफ्ते में एक दिन बंद होंगे या उनका एक निश्चित समय होगा, उसको लेकर के सरकार एक छोटा सा परिवर्तन लेकर आई। क्या कहीं कोई ऐसा अध्ययन है कि इसको करने के बाद रोजगार के अवसरों की संख्या में कितना बढ़ावा हुआ? आपके पास कोई अध्ययन है? नहीं, हम तो सरकार के अध्ययन के आधार पर बोल रहे हैं। सरकार एक और अध्ययन करवा ले, हम वो भी पढ़ देंगे। अभी कोई अध्ययन है आपके पास? भाई हम तो सरकार के अध्ययन पे बोल रहे मेरा हैं। आपसे एक निवेदन है, आप जो आंकड़े पढ़ रही हैं, क्या जो विदिशा जी कह रही हैं वो बहुत सही बात कही कि इतने बड़े देश में लगातार सरकार के जो परिणामकारी निर्णय आ रहे हैं, उनके अध्ययन के आंकड़े को, एक ही आंकड़े को आधार मान लेना ये उचित नहीं है। चलिए हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं। आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमी के तहत आज से नहीं लंबे अरसे से इस पर काम कर रहे हैं, क्या इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्राइसिस मान लिया जाए या फिर क्या इसको ये मान के छोड़ दिया जाए कि ये अंतर्राष्ट्रीय संकट है, इस वजह से हम इसको सिर्फ लिमिटेड वे में देख पा रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमारा देश का निर्यात केवल 25% अनुपात है जीडीपी का। 75% अनुपात जीडीपी का यानी इनकम का घरेलू है। तो जाहिर है हमें घरेलू पे ज़्यादा जोर देना आवश्यक है, न कि निर्यात के केंद्रित सेक्टर्स पे। एक बात मैं अभी वेणु जी के सवाल का जवाब दूंगा, मगर ये जो लेबर ब्यूरो का आंकड़े हैं, इनको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर्स उस साल में चुने गए थे 2008 में, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई, जिस साल में ज़रूरी ये था देखना कि हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं वो कितना उन पे असर आ रहा है विदेशी मंदी का। तो कि लेबर ब्यूरो ये बता रहा है कि बहुत एक्सपोर्ट्स में की कमी की वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में नौकरियां कम हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का वाला सवाल उठाया। लेबर ब्यूरो का डेटा हालांकि छोटा सैंपल है, मगर उसके बावजूद ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को दोनों को देखता है। मगर मैं विदिशा जी का मुद्दा उठाता हूँ कि Naukri.com कह रहा है कि टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ऑटो वगैरह में नौकरियां बढ़ रही हैं। वो डेटा केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, वो डेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कतई नहीं है। तो अगर कुछ गिने चुने सेक्टर्स में जो लेबर इंटेंसिव नहीं है, जहां बहुत नौकरियां वैसे भी नहीं पैदा होती, अगर थोड़ी नौकरियां बढ़ भी गईं तो इससे ज़मीन और आसमान को कोई अंतर नहीं आने वाला है। हमें चिंता वो करनी है जो आप कह रही थी कि हमारे यहाँ 1,20,00,000 लोग लेबर फोर्स ज्वाइन कर हर साल। मगर इसके बारे में भी मैं एक बात साफ कर दूं कि वो 1,20,00,000 है नहीं, वो केवल 70 लाख ही है। और 2004-05 के बाद केवल 70 लाख 80 लाख से ऊपर कभी वो आंकड़ा गया नहीं है। नहीं, बावजूद इसके कि हायर एजुकेशन में युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि उसी वजह से हो सकता है। एक बहुत बड़ा कारण यही है। एक बहुत बड़ा कारण
यही है कि एजुकेशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और उसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है, कृषि क्षेत्र में रोजगार घट रहा है, उसके बावजूद ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं आता हूँ, 1 सेकंड में आया मैं, क्योंकि देखिए जो एक किस्म के जॉब्स चाहिए उन लोग के लिए जो 70-80 लाख लोग हैं, यंग पीपल, जैसे हमारे ऑडियंस में बैठे हुए हैं, जो लेबर मार्केट में उतर रहे हैं। उसके अलावा लगभग हर साल 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं। उनको नौकरी दिलाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जैसे यादव जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश होना है। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप 1 करोड़ 20 लाख जॉब सीकर्स की बात मत करिए, केवल 70 लाख जॉब सीकर्स हैं, लेकिन ये जो 50 लाख हर साल फार्म सेक्टर छोड़ के आ रहे हैं, उनको कहाँ जोड़ेंगे आप? मैं अभी उसी मुद्दे पे आ रहा था। देखिए बात यह है कि उन 50 लाख को आप ऑटो सेक्टर में या आईटी सेक्टर में नहीं ला सकते, आप उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ला सकते हैं, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होना बहुत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में 1-1.5 साल लगा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में यादव जी ठीक कह रहे हैं, निवेश बढ़ा है, सरकार ने निवेश बढ़ाया है, जिसकी वजह से उम्मीद ये है कि नौकरियां उनके लिए बढ़ेंगी जो एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं। मगर घोर संकट उन पढ़े लिखे युवाओं के लिए, घोर संकट अभी भी ये वो है। इस वजह से वो लेबर ब्यूरो का डेटा बहुत ही माकूल है। और इसलिए ये भी सोचना है कि 2013-14 में एक और लेबर ब्यूरो ने ही सर्वे किया था, उसका सैंपल बहुत बड़ा है, और वो बता रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 60% है। अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनमें से केवल 60% ऐसे हैं जिनको 12 महीने नौकरी मिलती है, 40% ऐसे हैं जिनके पास 4 महीने, 5 महीने, 6-8 महीने। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आप कर रहे हैं जी। जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो अच्छा भी हो, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 93% लोग काम कर रहे हैं, और जहां पे जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर जॉब के बाद किसी तरह का जो सरकारी पेंशन और मेडिकल सुविधाएं ये सब कुछ भी नहीं है, वहां पर की स्थिति का तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो हर दिन संकट में जी रहा है युवा या जो भी नौकरी करने वाला है कि उसके अगले महीने की सैलरी उसके पास आएगी कि नहीं आएगी, ये स्थिति है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक कोट जरूर कोट करना चाहूंगी। जेम्स एडम एक अमेरिकन ऑथर हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं और रिफॉर्मर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मिजरी नथिंग इज सो हार्ट ब्रेकिंग एज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा दुखद और कुछ भी नहीं है, कुछ भी दुखदाई नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस वादे के साथ आई थी वो ज़रूर उस पर ध्यान दे रही होगी, और अभी उसके पास वक्त है करने का। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में करेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद युवाओं की अपेक्षाएं क्या हैं सरकार से, और वो अपने लिए किस तरह के सपने देख रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि देश में जॉब ग्रोथ कितनी लगातार नीचे गिरती जा रही है। अभी जो लेबर ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2009 के बाद से 7 साल के सबसे निचले स्तर पर देश में जॉब ग्रोथ हो गई है। लेकिन भूपेंद्र जी का ये कहना है कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखने की ज़रूरत है कि सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, मौजूदा चुनौतियाँ कैसी हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से जो कर रही है उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छूटती जा रही हैं, जिसको कि और समेटने की ज़रूरत है, उसमें ले आने की ज़रूरत है। मैं वेनु आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। इस देखिए, मैं जब बीजेपी सरकार बनाया तब इन्होंने एक अच्छा एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया था। ये जॉबलेस ग्रोथ का आकलन इन्होंने किया कि पिछले सालों में 8.5% जीडीपी ग्रोथ लगातार के उसके बावजूद जो आप बता रही हैं 8 मिलियन जो मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं जो एंटर कर रहे हैं उनको हम पूरा जॉब नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके चलते हुए उनका एक मेरे हिसाब से जो मैंने चर्चा में जो मैंने उस वक्त अरुण शौरी जी ने वो प्रिपेयर किया था। हालांकि अरुण शौरी जी आजकल वो नहीं है, मतलब सरकार के अच्छे बुक्स में नहीं है, मगर वो अच्छा आकलन था। उन्होंने कहा था कि
जो हिंदुस्तान में जो जितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है पिछले से 10 साल में, उसमें ताज्जुब की बात है कि उसका 50% जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये नहीं कि वो कहीं सरकार दे रही है नौकरी या किसी प्राइवेट सेक्टर या कोई फर्म में काम कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज फर्म में, सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसमें आपको प्लम्बर मिलेंगे, जो भी है, मतलब अपना जो काम कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, छोटी दुकान, या आपको छोटे शहर में जाओगे आपको दिखेगा आधे से ज़्यादा लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उसको आइडेंटिफाई किया इन लोगों ने और इन्होंने कहा कि भी इनको हमें एम्पावर करना है। उसमें मोदी जी ने एक स्लोगन भी दिया है, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया ये नहीं कि वो केवल आईटी की बात करें कि जो अकेला दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम था। उसके लिए प्रोग्राम था। इंटेंशन अच्छा है। उसके लिए एक मुद्रा बैंक भी बनाया इन्होंने। अब मेरे को ये नहीं पता कि उसमें लेंडिंग अभी कितनी हुई है। तो इन्होंने कुछ प्रोग्राम तो किया है, उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन जो अभी मुझे लग रहा है 2 साल हो गए हैं, उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं है। मुद्रा बैंक ने कितना लेंडिंग किया इसके हमें आंकड़े नहीं पता। तो वो जब होगा और एक स्किल डेवलपमेंट को इन्होंने कंसोलिडेट किया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, और पूरे इनके जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है और उसमें इन्होंने ये वायदा किया कि करीब 300-400 मिलियन लोगों को स्किल करके एम्प्लॉय करेंगे अगले 2 साल में, जो इन्होंने 1 साल पहले बोला। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्किल की प्रॉब्लम ये है कि डिमांड, स्किल तो आपने कर दिया, मगर किस बेस पे क्या डिमांड कहाँ से आ रही है? जी, मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से दुनिया ऑटोमेशन में बढ़ती चली जा रही है, रोबोटिक होती जा रही है, और अभी एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी, अमेरिका और ब्रिटेन में तो रोबोट से काम लिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर इतना ऑटोमेशन की तरफ दुनिया जा रही है तो हम स्किल लेवल पैदा कर भी लें तो कितना हम लोगों की समस्या सॉल्व कर पाएंगे? मैंने पीछे जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो सीईओ है जयंत कृष्णा, जो इन सरकार ने अपॉइंट किया, उनसे मैंने पूछा कि आपने देश के स्किल्स को मैप किया क्या? पहली बात तो आप मैप कीजिए कि किसके पास क्या स्किल्स है, किसके पास नहीं है। उन्होंने कहा ये एक्सरसाइज हमने अभी पूरी तरह किया नहीं, ये कर रहे हैं। तो जब तक आप मैप नहीं करोगे तो आपको डेफिसिट नहीं पता लगेगा, क्या चाहिए वो नहीं पता लगेगा। तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। विदिशा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये काम तो हम इंडस्ट्री से काफ़ी जोश से करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये 70 लाख 80 लाख लोगों को अब्जॉर्ब करना है तो उनको स्किल्स चाहिए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है तो और भी स्किल्स चाहिए। और स्किल्स मतलब ये नहीं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जाए जहाँ पे रोबोटिक्स आ रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड को भी स्किल कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, उनके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए। हमारे लिए जैसे हम लोग डिग्री मिलते हैं BA MA, तब बोलते हैं अच्छा इकोनॉमिस्ट हो गया, PhD हो गया। उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशन? इसके लिए हम लोग एक नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाए हैं। तो सेक्टर बाय सेक्टर हम जा रहे हैं। आप देखिए हेल्थ सेक्टर में कितना रिक्वायरमेंट है फॉर डॉक्टर्स और नर्सेस सिर्फ नहीं, और भी काफ़ी इतना सारा स्टाफ लगता है, और उनको बेसिक स्किल्स चाहिए। और इसके अलावा एक तो जस्ट रीडिंग राइटिंग, जो पढ़ाई और कुछ समझना, ये भी एक स्किल है, और ये हमारे देश में बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो इनको अगर स्किल्स हम दे सकते हैं तो ये पहला चीज है। तो जॉब क्राइसिस को कुछ कम कर सकेंगे, इससे कर सकेंगे तो, और इसको स्किल देकर जॉब क्राइसिस को कम करने में कितना वक्त लग सकता है? ये एक्सरसाइज अभी चालू है, और जैसा सबको पता है अभी डाउनटर्न चल रहा है इंडस्ट्री का, तो वो एक बात है। स्किल डेवलपमेंट में काम 2007 में शुरू ज़रूर हुआ, मगर बहुत धीमी रफ्तार से शुरू हुआ, और अभी भी रफ्तार में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। इस मामले में दोनों सरकारों के बीच में ख़ास अंतर नहीं है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करी गई, तो मैं उसका उदाहरण लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NSDC ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को इंक्यूबेट किया है, और कई हज़ार की संख्या में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अब ज़मीन पे उतर आए हैं। मगर दिक्कत ये है कि विदिशा जी CII की हैं, उनको जानना चाहिए कि CII, एसोचैम और फिकी, ये जो 3 संस्थाएं हैं, उन्होंने ये वादा किया था करीब 5 साल पहले कि 51% इसकी जो फाइनेंसेस हैं ये 3 संस्थाएं देंगी, और केवल 48-49% बकाया सरकार देगी। आज की स्थिति ये है कि सारा पैसा सरकार दे रही है, और
जो ट्रेनिंग हो रही है वो ट्रेनिंग केवल हद से हद 3-4 महीने के लिए बच्चों की होती है, और बच्चों को नौकरी अगर मिल भी गई तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी स्किल क्वालिफिकेशन में बहुत कमी है, क्वालिटी की बहुत कमी है। तो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बड़ी अच्छी चीज है, उसको मतलब विचार अच्छा है, लेकिन लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रहा है। ये 5149 जो है वो एनएसडीसी का कैपिटल का बात कर रहे हैं, और वो वैसा ही हुआ था। नहीं, कभी नहीं हुआ, वन टाइम, वो कभी नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। उस एक शुरू में जो थोड़ा बहुत पैसा आया, उसके बाद सारा पैसा, ये कभी ऐसा इरादा ये नहीं था कि सीआईआई, फिक्की और एसोचैम लगातार पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पैसा लगाएंगी तो इंडस्ट्री का स्वयं स्टेक बनेगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा, और जो क्वालिटी है उस पे इम्प्रूवमेंट होगा। हमारी 25 साल के जो कोशिशें इस मामले में रही हैं, वो सारी इसी वजह से विफल हुई हैं कि सरकार कार्यक्रम चलाती है। अरे सरकार चला करके क्या फायदा होगा? वेणु जी ने सही देखो, ये मुद्दा उठाया आपने कि स्किल गैप है कि स्किल गैप एनालिसिस है। अब रे स्किल गैप एनालिसिस आप कर भी लोगे, आप लोगों को स्किल कर भी दोगे, पहले नौकरियां बढ़नी चाहिए ना, और इनकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। ये तो एक पहलू हुआ कि स्किल गैप है और स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करने की जरूरत है। सरकार प्रोग्राम चला रही है, उसमें खामियां हैं, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, लेकिन सरकार इसके अलावा लेकिन सरकार इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम चला रही है। आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम भी चला रही है, मुद्रा बैंक का प्रोग्राम चला रही है सरकार, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चला रही है, वो बहुत अच्छा है। मुद्रा बैंक वाला काम जो है वो थोड़ा काफी कामयाब है। वेणु जी को मैं ये बता दूं कि उसका काफी पैसा जो गया है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को गया है, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्हीं को अधिकतर जाना था भी, तो ये अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों से क्या कोई अच्छी तस्वीर उभरी है? क्या युवाओं के अंदर जो सपने थे वो कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आप ही से जवाब लेंगे, मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर सवाल आप ही से होगा। विषय रह रहा है, मैं 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। पहला विषय कृषि क्षेत्र का आया। इस देश में आज़ादी के 67 साल के बाद भी केवल 46% ही सिंचित भूमि है। 89 सिंचाई की ऐसी परियोजना है जो 20-20, 30-30 साल से चल रही है। हमने 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया, और 46% जो हमारी कृषि भूमि सिंचित है उसको एक निश्चित लक्ष्य तक हमने 8% बढ़ाने का लक्ष्य किया, और बजट में उसको समयबद्ध किया। क्या वो कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं है? दूसरा विषय मुद्रा बैंक का विषय आया, जो छोटे नौजवान को रोजगार चाहिए होता है। आज 2 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक के अंतर्गत लोन दिया है, जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में काम करने वाले नौजवानों को दिया है। तीसरा, मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा लीची पैदा होती है, लेकिन आपके पास बिजली नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद कहा कि हम 1000 दिनों में देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। जब हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश में आए थे, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, और आज इस सरकार के कारण अगली 28 मई तक हिंदुस्तान के हर गांव तक, लेकिन उसकी नींव पहले पड़ चुकी थी। हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, संकल्प हमने पूरा किया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ युवाओं के सवाल लिए जाएं। जी, मेरा क्वेश्चन योगेंद्र आपसे है सर। आप बोल रहे हैं कि मैम ने जो अभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आप कहते हैं कि वो आंकड़े सही नहीं है। इतने भयंकर आंकड़े होने के बाद भी अगर सरकार गंभीर नहीं है, मैं एक युवा, एक छात्र होने के नाते कहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इतना लो है कि छात्रों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की वजह से सुसाइड हो रहे, किसानों की सुसाइड हो रही। ये स्थिति कब बदलेगी सर? एक तो पहला विषय है कि आंकड़े सही नहीं है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, विदिशा जी भी कह रही हैं और मेहरोत्रा जी भी कह रहे हैं। नहीं, इसलिए कोई मेरा अकेले का नहीं है कि कोई हमारी पार्टी अकेली कह रही है। आंकड़ों के प्रतिपादन करने के तरीके अलग होते हैं। इतने बड़े देश में सरकार के आंकड़े हैं, आपकी मंत्री जी ने इसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है। जवाब सर, आप इस आंकड़े को झूठ कैसे कह सकते हैं? लोकसभा में 9 मई को खुद आपकी मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है। मैंने एक बार भी झूठ शब्द का नहीं किया, आप उसमें आत्मग्लानि में मत जाइए। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक पक्ष हो सकता है, ये सारा पक्ष नहीं है। दूसरी बात, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं, ये देश
में आने के बाद हम नई शिक्षा नीति पे भी कार्य कर रहे हैं। जो हमारे नौजवान हैं, जिनको स्किल चाहिए, जिनको विकास चाहिए, जिनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, जिनको नीचे के क्षेत्र तक एक आधारभूत सुविधाएं चाहिए, मैंने प्रारंभ में भी ये कहा है कि हमने आने के बाद इन सारे विषयों को देखते हुए नई कार्यविधि को, नए बुनियादी ढांचे को, नए क्षेत्र और नई सोच को हम लेकर के आए हैं और उन लक्ष्यों को हम पूरा करें। मेरा सवाल भूपेंद्र जी आपसे है। सर, हम यहाँ पे स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। सर, मेरा सीधा सवाल है कि जो पहले से स्किल्ड हैं, जिन यूथ के पास अच्छी डिग्रियां हैं, बीटेक, एमबीए, पीएचडी, सर आज वो भी सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। तो सर, स्किल इंडिया प्रोग्राम कहीं सिर्फ बेरोजगारी की मशीन ना बन के रह जाए, इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। जो विषय हमने अपनी बहस में हम लोग लेकर के आए हैं, आज हमें देश में मांग और आपूर्ति के विषय को बढ़ाकर उन सारे लक्ष्यों को हासिल करना है जो बुनियादी ढांचों को, विकास को सब लोगों तक पहुंचाए। जब देश में मांग की, किसी भी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसके अनुकूल उत्पादन भी बढ़ेगा, उसके अनुकूल निवेश भी होगा और उन विषयों को सरकार रोजगार बढ़ाइए, उसकी मांग है कि रोजगार बढ़ाने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। दिक्कत ये है कि हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अभी भी महिलाओं के वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर नहीं रहा है। एक मुद्दा, एजुकेशन पे जोर रहा है मगर स्किल डेवलपमेंट पे जोर नहीं रहा है। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरी बात ये, पहली बेटिया ने ये सवाल किया था कि एग्रीकल्चर में जॉब्स तो देखिए बढ़ने की कोई खास संभावना है नहीं भूपेंद्र जी। तो चाहे ये सरकार जितना भी निवेश कर ले इरिगेशन पे, उसमें एग्रीकल्चर से लोग छोड़ ही रहे हैं और छोड़ते रहेंगे। और ये बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, ये तो एग्रीकल्चर में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इनके लिए तो फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अर्बन एरियाज में नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स ही बढ़ाने पड़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वरना ये इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगले सवाल की सरकार ने उन 29 सेक्टर्स को ओपन किया है जहां भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं बढ़ेंगी और मेक इन इंडिया में जो 29 सेक्टर हमने ओपन किए हैं उसके कारण विकास के ज़्यादा परिणाम सामने आएंगे। मेरा सवाल भूपेंद्र सर से है कि जब भाजपा चुनाव जीत करके आई थी तो तमाम जो बड़े वायदे थे उसमें इनका रोजगार सृजन करना और बेरोजगारी दूर करना बहुत बड़ा मुद्दा था। तो अब जो आज ये 2 साल से रह रहे हैं, तो अब ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि जो इन्वायरमेंट ऐसा है कि रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 2008 में इतनी बड़ी आर्थिक मंदी आई तब भी रोजगार पे संकट नहीं पड़ा, तो आज ये तर्क देकर के किस तरह से आप बच सकते हैं? क्या चुनावी जुमला इसको माना जाएगा? किसान जो है किसानी छोड़ रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। देश में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब इतनी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं लेकिन कभी उनकी हालत लेने के लिए नहीं गए, संसद में एक वर्ड बयान नहीं दिया। और तो इससे कैसे हम समझ सकते हैं कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो अच्छा दिन था वो किसका दिन यहाँ पे है, अच्छा दिन आया? जी भूपेंद्र जी। एक तो भैया मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस बार का बजट जरूर पढ़िए। हिंदुस्तान के 67 साल के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बजट आया जो गांव, गरीब और किसान के लिए बना है। आप अध्ययन करके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप भी वास्तव भैया में कुछ हुआ बताओ। भैया अध्ययन करो ना, तुम्हारी उम्र है, तुम्हारा समय है, तुम्हारे में धैर्य, योग्यता को बढ़ाओ थोड़ा, पहला विषय। मैं दूसरा विषय कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ विषय चला कि क्या हमारी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए कोई कदम उठाए। कभी कभी कुछ छोटे कदम उठाते हैं, उनके बड़े जो परिणाम हैं वो एक ही समय में आते हैं। हमने सबसे पहले जो छोटे कारोबार करने वाले लोग थे उनकी जो टैक्स प्रणाली थी हमने उसको सरल बनाया। दूसरा, देश में कच्चे माल में जहाँ 22 ऐसे क्षेत्र हमने चुने जहाँ पे हमको लगा कि कस्टम ड्यूटी को कम करके हम देश में उसके कच्चे माल को बुला सकते हैं। तीसरा, हमने टेक्नोलॉजी को आसान बनाने के लिए अपना जब बजट बनाया तो जो तकनीकी सेवाओं में रॉयल्टी है उसको हमने 25% से घटा करके 10% कर दिया। उसके बाद हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के सवाल ये नहीं, का सवाल ये है कि आप ईज ऑफ बिजनेस तो उन लोग के लिए कर रहे हैं ना जो बिजनेस में जाना चाहते हैं। ये सवाल नहीं है, आरोप है। मैं उनको बता रहा हूँ सरकार ने क्या क्या फैसिलिटी करी। चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से कौन सा रोजगार प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो या सरकारी सेक्टर की बात हो। सरकारी सेक्टर में सिर्फ 3% रोजगार रह गए और वो भी लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप बताइए सरकारी में कैसे 3% से कम हो गए? आप बताइए कितने % हो गए? आपने उठा के आंकड़ा कह दिया, आप बताइए ना कितने % कम हो गए?
ऐसे आप सीधे आरोप मत लगाइए। मैं वो सारी फैसिलिटी आपको बता रहा हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हमने किस प्रकार से विषयों में निर्णय लिए, लेकिन हमने किस प्रकार से कैसे मिलेगा, आप कह रहे हैं ईज ऑफ बिजनेस। उस लड़के को रोजगार या सभी लड़कों के लिए जो काम किया है, हाँ, उनको पर्टिकुलर रोजगार का। इसलिए मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूं कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और हम विनम्रता के साथ सारे कदमों को रखना चाहते हैं। हम नौजवान को जो ट्रांसपेरेंट तरीके से जाना चाहते हैं। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि इस सरकार का जो ई ब्रिज पोर्टल है उस पर अगर आप जाएंगे तो सरकार का 24/7 सरकार ने वो पोर्टल शुरू किया है और मुद्रा में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए काम करना चाहते हैं उसको सरकार ने मुद्रा के माध्यम से लोन दिया है। और मुद्रा का कंसेप्ट इससे पहले कभी नौजवानों के लिए नहीं आया। ये सरकार है जो मुद्रा योजना को लेके आई है ताकि उन नौजवानों को जिनको बिना किसी गारंटी के, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं, केवल डिग्री है, उनको बैंक पे लोन देने के लिए सरकार मुद्रा योजना लेकर। जी सुष्मिता, आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे छोटा सा मैं बोलूंगा, मुद्रा बैंक के जो ये लोन बता रहे हैं ये सही है, मगर इसका एक भाग ये बैंकों का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोन को वहाँ ट्रांसफर किया है, तो छोटे जो लोन बैंकों के जो थे वहाँ ट्रांसफर। आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, आपका हक बनता है। हर युवा चाहता है कि पढ़ लिख के नौकरी करे, पर ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। देखिए, चुनाव के टाइम हम बोलते हैं कि हम 60 महीने में ये करेंगे, हम 60 महीने में वो करेंगे, 60 साल में आपने क्या किया। बट वास्तव यही है कि किसी भी सरकार की कोई भी नीति जब लागू होती है उसको सफल होने में वक्त लगता है। ये कांग्रेस के साथ भी हुआ, ये भाजपा के साथ भी होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगी, मैं प्रधानमंत्री या सरकार को सिर्फ निंदा करने के लिए नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि मोदी जी से युवा को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बहुत चीज़ों का समाधान होगा। मैं कहूँगी कि हर राज्य में अभी चुनाव हो रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, आगे फिर यूपी में चुनाव आएगा, पर प्रधानमंत्री जी से आम आदमी या युवा ये अपेक्षा रखती है कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पर जिस जो सपना हमने दिखाया था देश को, उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें, जैसे मेक इन इंडिया की बात बार बार आ रही है, ये सही है, मेक इन इंडिया होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा तो आपको नौकरी मिलेंगी और एजुकेटेड लोगों को मिलेगी। जो 15 लाख करोड़ के जो आज MOU साइन हुए हैं, अगर मैं सरकार में होती, मैं प्रधानमंत्री जी को बोलती कि आप चुनाव छोड़िए, अभी तो यूपी में भी आने वाला है, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि ये 15 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए हैं, इनको वास्तव करने के लिए क्या फिस्कल डिसिप्लिन आनी चाहिए, उस पे आप कंसंट्रेट करिए। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन में हाल ही ने कहा है कि चाइना स्लो डाउन कर रही है, इसका मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? अगर हम काम करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव छोड़िए और इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं चाहती हूँ कि एक और सवाल लिया जाए। मेरा सवाल भूपेंद्र जी आपसे ही है। जैसे ये स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और इस तरह की ये मुद्रा बैंक जो चला है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मुझे नहीं लगता कि एक अवेयरनेस गांव वालों के, जो गांव में जो लोग ये बसते हैं उनके अंदर है कि ये भी कोई चीज़ है। आप टीवी पे दिखा देते हैं लेकिन वो सवाल नहीं पूछ सकते कि हम इसको ये कैसे करेंगे, इसमें हम कैसे जाएंगे, पूछेंगे कैसे। मतलब आपने ये जो योजनाएं चलाई है उसमें लोगों को जागरूक करना भी जिम्मेदारी है सरकार की। आपका कहना बहुत सही है। नीचे तक योजनाओं को एक प्रक्रिया के माध्यम से ले जाने के लिए और गांव तक जानकारी देने के लिए सरकार ने जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम को इनिशिएट किया है। सबसे बड़ी बात है जो अभी हमारे मल्होत्रा जी ने भी कही कि हमें देश में नीचे गांव से मांग और आपूर्ति के विषय को बढ़ाना पड़ेगा और नीचे के गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजाय हम उनको योजना थोपें, हमें उनको कहना चाहिए कि आप ये पैसा अपने गांव के लिए लीजिए और अपने गांव के लिए योजना की निर्मिती कीजिए। इसके लिए इस बार सरकार ने 2,87,000 करोड़ रुपया 2.5 लाख पंचायतों को आवंटित किया है और ये सरकार की पहल है कि हर पंचायत को आने वाले 5 साल में 80 लाख रुपया मिलेगा, जिसको जिले के पंचायतों के जो DRDO है उसके माध्यम से गांव तक पहुंचाया जा रहा है ताकि अपने गांव को स्वावलंबी बना सके और गांव को स्वावलंबी बना करके देश में मांग को बढ़ा करके उसके अनुरूप उत्पादन क्षेत्र को बढ़ा सके। देखिए, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जन धन योजना के तहत
इन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया है और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस जेटली जी ने उसके लिए पैसे अभी आवंटित नहीं किए हैं। उसमें क्या है, जैसे ये सवाल पूछ रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं इस योजना के बारे में, मुद्रा बैंक। अच्छा, इसमें इन्होंने जनधन योजना में इन्होंने कहा है कि 2.5 लाख बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, मोटरसाइकिल में बैठ के हैंड हेल्ड ATM में जाके गाँव में जहाँ ब्रांच नहीं है वहाँ लोगों के पास जाके उनको लोन देंगे, जो भी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करेंगे। इसके लिए ATM का कॉस्ट नहीं, एक बैंकर से अभी कल ही बात हो रही थी हमारी, जिसने ये बताया कि जिन लोगों ने जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाए वो बंद करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास ATM के पैसे देने के लिए नहीं है। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए भूपेंद्र जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड में अखबार में ये स्टोरी छपी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद एक सर्वे करवाया है और उसमें ये कहा गया कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है उनको वहां भेजने का और सर्विसेज देने का अभी तक प्रावधान नहीं हुआ, फाइनेंसेस नहीं हुई है। मैं आपके उस बच्चे की बात का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको। जी, अगला सवाल। मेरा सवाल मेहता सर से है। जो फार्मर्स है वो किसानी छोड़ के शहरों में आ रहे हैं और एक PhD होल्डर है वो जाके एक प्यून की नौकरी के लिए अर्जी कर रहा है। ये स्थिति आज हो गई है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसका हल क्या है, इन चीज़ों से निकला कैसे जाए? भी कोई सवाल पूछना चाहता है? आप सवाल पूछना चाहते हो? मैं डेली का एक छात्र होने के नाते पूछ रहा हूँ। रोज़ सवेरे न्यूज़पेपर आता है, रोज़ इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू का रिपोर्ट कहता है, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया का फार्सिकल क्लेम, जिसका कि एक लोगो मेक इन इंडिया का स्विट्जरलैंड में बनता है, तो वो एक खोखला वादा ही साबित होता है। सर, ITIs जो कि स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर है, डिप्लोमास के तमाम तरह के सेंटर हैं, उसकी हालत देश में बहुत ख़राब है सर, इसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? और दूसरी बात कि हायर एजुकेशन का सेक्टर और हायर एजुकेशन को जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने आने के बाद से क्रश करने का एक नया ये स्टार्ट किया है, मुहिम चलाया है, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? जटिल सवाल है तो थोड़ा सा मैं समय लूंगा अमृता जी। हमारे पास समय की कमी है। मैं जितना कम समय ले सकता हूँ उतना ही कम लूंगा। मैं आपका सवाल का जवाब देते हुए मैं यादव जी से गुजारिश ये करूँगा कि जबकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके अलावा आपका एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है अमृत, जिसमें आप 500 लघु शहरों में, छोटे शहरों में निवेश करना चाहते हैं। 5 साल में करीब 50,000 करोड़ आपका खर्च करने का इरादा है, 48,000 करोड़। तो उन शहरों को, उन छोटे शहरों को आप चयन करें जिनमें प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं। अगर उन पे आप जोर देंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बेहतर होगा और उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी। जो लोग छोड़ करके आ रहे हैं एग्रीकल्चर और जो वेल स्किल्ड हैं उनके लिए नौकरियां बढ़ेंगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना बेइंतहा ज़रूरी है। मेक इन इंडिया अच्छा कार्यक्रम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर उसमें ज़रूरी यह है कि आप थोड़ा सा उन्हीं सेक्टर्स पे ध्यान दें, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे, लेदर है, गारमेंट्स है, टेक्सटाइल्स है, वगैरह वगैरह, जिनमें नौकरियां ज़्यादा तेज़ी से और क्योंकि बाहुल्य में है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर बढ़ता जा रहा है और नौकरियां सिकुड़ती जा रही हैं, इसलिए आपको एक तत्काल योजना बनानी पड़ेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। उस तरह की कोई योजना हो कि उसमें लॉन्ग टर्म इंतजार ना करना पड़े। मैं ये कहना चाहूँगा और बहुत विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम इस देश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के हिमायती हैं। हम उच्च शिक्षा में स्वायत्ता भी चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस देश की उच्च शिक्षा न केवल अच्छे नौजवानों को पैदा करे, देशभक्त नागरिकों को भी पैदा करे। हम उसकी स्वायत्ता के समर्थक हैं। हम इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं जिसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आए। दूसरा विषय मैं ये कहना चाहूँगा वेणु जी के जवाब में कि देश में 11 करोड़ से ज़्यादा जनधन के खाते खुले हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में हमारी सरकार ने आधार नाम का कानून पास करके गरीबों को बिचौलियों के माध्यम से पैसा ना जाए, सीधे उनके खातों में जाए। हमने गरीबों की सब्सिडी के पैसे पहुंचाने के लिए, उनको डायरेक्ट देने के लिए हम एक कानूनी संरक्षण की योजना लेकर के आए हैं। और मेरा ये मानना है कि स्किल इंडिया के माध्यम से और पंचायती राज के माध्यम से
हम इस देश की मांग और आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप, देश के नौजवानों की आवश्यकताओं के अनुरूप जो योजनाएं ला रहे हैं, इसके लाभकारी परिणाम जो अभी आए हैं, ये और तेजी से एक लंबे समय का जो गैप है उसको पूरा भर करके आने वाले समय में और अच्छे परिणाम दें। मैं आखिरी सवाल विदिशा जी आपसे जानना चाहती हूँ, जॉब मार्केट की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहती हूँ जिसमें अभी हाल की जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कर्ज चुकाने के लिए हवाई अड्डे, सड़कें, लैंड बैंक, कोयला खदान, तेल ब्लॉक जो है ऑयल ब्लॉक, इस तरह के फार्मूला 1 टीम, इन सब चीज़ों का ऑक्शन कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, यहाँ तक कि अपने स्टेटस सिंबल भी बेचने के लिए निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में जॉब क्रिएशन कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि इन युवाओं की जो संकट है उसे दूर किया जा सके, क्या होना चाहिए? ये सब तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई इसलिए कि नया बिजनेसेस आना चाहिए। हम पुराने बिजनेस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। उनका प्रॉब्लम्स है, डेट है, बेच रहे हैं, ठीक है, होने दीजिए, लेकिन अगर बिजनेस करना आसान होगा तो नए बिजनेस आएंगे। और मेरा जी का पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि नए शहर बनना चाहिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी एक अच्छा माहौल होगा कि जो जब भी कोई भी आके इन्वेस्ट करेंगे, बाहर से आके भी फॉरेनर्स भी FDI बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इधर पोटेंशियल है। तो आज की चर्चा में हमने ज़्यादातर ये देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जोर है, ये भी देखा कि बड़े रोजगार आएंगे तो तमाम युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन एक और बड़ा सवाल है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो बड़ा सवाल है सरकारी नौकरियों का, जिसकी तरफ लगातार डिमांड युवाओं की बढ़ रही है, जिसके लिए आरक्षण की मांग को लेकर आए दिन अलग अलग राज्यों में आंदोलन होते रहते हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उस चुनौती से निपटने के लिए वो क्या करने जा रही है। फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।